आज का पाठ है हमारा स्मृति और इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। तो जैसा कि पाठ का जो नाम है स्मृति, जिसका अर्थ होता है यादें, यहाँ पर लेखक जो है कुछ अपनी यादों को शेयर कर रहे हैं एक लेख के रूप में। कौन सी यादें हैं वो पाठ को पढ़कर समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या फिर जनवरी का प्रारंभ होगा, यानी दिसंबर का लास्ट वीक ले लीजिए या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक ले लीजिए। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा यानी कि बहुत कड़क सर्दी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। बूंदाबांदी यानी कि बरसात की बूंदें पड़ी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई। और जैसा कि सर्दियों में अगर थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो जाती है तो उससे सर्दी जो है और भी ज़्यादा बढ़ती हुई महसूस हो जाती है। और सिर्फ महसूस ही नहीं होती, कई बार उसकी भयंकरता यानी कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सायकाल यानी शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। तो लेखक अपने बचपन की यादों को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, जिससे कि शुरुआत की पंक्तियों को पढ़कर ही ये बात समझ में आ रही है। शाम के 3:30-4 बज रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे और फिर गांव के ही एक आदमी ने जोर से पुकारते हुए कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था और दोनों के दोनों तुरंत जो है भाई साहब के बुलाने की बात सुनकर घर की तरफ चल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भाई साहब की मार का बहुत डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, यानी कि अभी जो बुलावा आया है कि भाई साहब ने बुलाया है और डर के कारण जो है वो लोग अपने घर की तरफ चल देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनका कसूर क्या है, क्या गलत काम किया है जिसकी वजह से भाई साहब ने बुलाया। डरते डरते घर में घुसे। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब को ये बात गलत लग गई होगी कि साथियों के साथ शाम के समय बाहर निकल गए हैं, बेर खा रहे हैं, कहीं यही तो अपराध नहीं हुआ जिसकी वजह से वो गुस्सा हो और हमें डांट पड़े। तो क्या पता इसी के लिए पेशी हो। पेशी का मतलब क्या है कि बुलावा आया है और उसके बाद क्लास ली जाएगी। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया गया और जैसे ही वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा भाई साहब क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। अब पिटने का भय दूर हुआ और जब उन्होंने देखा कि भाई साहब जो है कोई पत्र लिख रहे हैं तो उनका डर दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। तेजी से जाना जिससे कि शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। और इस तरीके से भाई साहब ने लेखक को काम दिया और काम ये दिया कि वो पत्र लिखते हैं, कोई बहुत ज़रूरी पत्र है और उनको ये बोलते हैं कि ये पत्र ले जाओ मक्खनपुर डाकखाने में समय से पहले डालाओ, जिससे कि जो शाम की डाक में जो चिट्ठियाँ जाने वाली है, निकलने वाली है, उसी के साथ ये चिट्ठी भी निकल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चिट्ठी है। जाड़े के दिन थे ही 30 पर, यानी उस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। ठंड के मौसम में आप देखेंगे कि अगर बारिश हो जाए, थोड़ी सी भी बूंदाबांदी हो जाए तो उससे ठंड बढ़ जाती है, और अगर हवा भी तेज़ से चल जाए तो भी कपकपी लगती थी। हवा के प्रकोप से भी ठंड का प्रभाव ज़्यादा हो जाता था। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा यानी कि हड्डी तक ठिठुरा रही थी, यानी इतनी हवा थी, इतनी ठंड थी कि हड्डियां भी ऐसा लग रहा है कि कांप रही हैं, ठिठुर रही हैं। इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने और एक धोती में बांध दिए और साथ ही माँ ने एक काम और दे दिया, उन्होंने चने भुजवाने के लिए साथ में दे दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं है। यानी जिस उम्र की यहाँ पे चर्चा हो रही है, उस समय में हाथ में बबूल का जो डंडा है उससे इतना मोह होता था कि अगर आज हाथ में राइफल भी है तो उससे उतना मोह नहीं है। मेरा डंडा जो है, क्यों है इसका मोह इतना? क्योंकि जो मेरा डंडा है वो अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। यानी अपने उन्हीं डंडों से उसने कई सांपों को मारा था, तो वो एक नारायण वाहन यानी ईश्वर की देन जैसे हो गया था। यानी ईश्वर के प्रकोप से या प्रभाव से किसी को जो आपके ऊपर गलत प्रभाव डाल रहा है उसकी नारायण वाहन यानी ईश्वर का वाहन हो चुका था।
मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। और मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच में एक जगह पड़ती जहां आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष हर साल उसमें से आम झुरे जाते थे, यानी आम गिराए जाते थे उन्हीं डंडों का सहारा लेकर। इस कारण वह मूक डंडा शांत, मूक मतलब शांत, डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। यानी वो डंडा जो कि बोल सुन नहीं सकता था, लेकिन उससे इतने काम निकलते थे तो इससे वो सजीव सा महसूस होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों, मतलब कि खुशी माहौल से और खुशी चित्त से हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। और जैसा कि भाई साहब ने काम दिया था चिट्ठियों को डाकखाने तक ले जाने के लिए, ताकि वो उस शाम को ही वो चिट्ठियाँ निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो वो उस काम के लिए निकल चलते हैं। और चिट्ठियों को उन्होंने अपनी टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्तों में जेबें नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए। बच्चे थे, उछलते कूदते वो मौज मस्ती करते हुए एक ही सांस में गांव से, एक ही सांस में मतलब कि बिना थके रुके वो एक गांव से निकलकर आगे कुएं तक पहुंच गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। और यहाँ पर वो उस कुएं की बात बताते हैं जहाँ वो आकर रुके हैं, और उस कुएं में एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ है। कुआं कच्चा था। कुआं कैसा था? कच्चा था। यानी कुआं और कच्चा और पक्का भी होता है। कुआं में क्या होता है कि कुएं की खुदाई के बाद अगर कुआं पक्का होता है तो आप देखेंगे उसमें अंदर ईंटें लगी होती हैं, पक्का कुआं होता है। लेकिन ये कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी नहीं था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि कुएं में सांप था और कुआं जो है कच्चा था, और साथ ही कुआं जो है 24 हाथ गहरा था, और इस कुएं में सांप भी पड़ा हुआ था। इस बात की जानकारी उन्हें बस 2 महीने पहले ही हुई थी। बच्चे नटखट होते ही हैं, तो अब वो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो एक गलत अनुभव हो गया था उनको अपने जीवन में, वो यहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं कि बच्चे तो नटखट होते ही हैं, नटखट यानी शैतान। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली जो हमारी टोली थी, यानी ग्रुप थी, जो ग्रुप था उनका, वो पूरी बानर टोली थी। बानर सेना कहा जाता है, बानर सेना जो कि उछलते कूदते नुकसान पहुंचाते हुए चलते हैं। तो जैसे ही उद्दंड बच्चे होते हैं या शरारती बच्चे होते हैं तो उनको भी बानर सेना की संज्ञा देकर उससे उनको उन्हीं के समान बताने की कोशिश की जाती है। तो एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी, यानी कुओं में उन्होंने झांकने की कोशिश की, और सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका, कि ढेला यानी कि पत्थर का एक टुकड़ा बड़ा, जिससे फेंकने पर चोट लग सकती है। और बच्चे हैं, शरारतें उन्होंने की। स्कूल से आते वक्त उन्होंने कुएं में झांकने की कोशिश की, कुएं में झांका उन्होंने, और झांक कर उन्होंने एक ढेला फेंक दिया। और सबसे पहले उझकने वाला कौन था? मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। अब वो कुएं में एक ढेला फेंकते हैं जिससे कि वो उसकी प्रतिध्वनि सुन सके, यानी जो वहाँ से आवाज़ लौट कर आती है उसको सुनने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। फिर ढेला फेंकने के बाद उन्होंने खुद से बोलकर जो है उसकी प्रतिध्वनि सुनना चाहते थे, उसकी सुनने की इच्छा हुई। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा, पर जैसे ही उन्होंने कुएं में ढेला फेंका, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। फुसकार यानी कि सांप जब फुफकारता है तो उसकी आवाज़ सुनाई दी उन्हें। अभी ढेला फेंकने की बात ही हुई है, और उसके बाद उनका प्लान था कि वो अपनी आवाज़ें निकाल निकाल के उसकी प्रतिध्वनि सुने। लेकिन अभी कुआं में सिर्फ ढेला फेंका गया और ढेले की जो प्रतिध्वनि सुनने से पहले उनको एक फुसकार सुनाई दी गई। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। यानी कि हम लोग उसी तरीके से हैरान हुए कि जैसे कि हिरण का समूह हो और उनके पास कुत्ता हो और वो कुत्ता भौंक दे तो उससे हैरान हो जाए और डर जाए एक तरीके से, उसी तरीके से हमारा हाल हुआ। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं में से आने वाली जो क्रोधपूर्ण फुसकार है उस पर कह कहे लगाए गए। एक ढेला फेंकने पर सांप की जब फुफकार सुनाई दी तो बच्चे थोड़ा डरे सहमे भी, लेकिन उनका शरारतीपना ख़त्म नहीं हुआ।
हर किसी ने एक एक ढेला फेंका और सांप के गुस्से होने के बाद की जो फुफकार है वो बार बार सुनाई देती और इस तरीके से बच्चे उसको सुन सुनकर कह कहे यानी कि हंसते। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। और इस तरीके से जब भी स्कूल जाया जाता और गांव से मक्खनपुर जाया जाता, मक्खनपुर से लौटते समय प्रतिदिन ही वो कुएं रास्ते में मिलता और रास्ते में जो जब भी गुजरा जाता वहाँ पर से उसमें ढेला जरूर फेंका जाता। जिस दिन से उनको पता लग गया, अभी पीछे ही लेखक ने बताया है कि इसमें इस कुएं में एक सांप है और उनको इस बात की जानकारी जस्ट 2 महीने पहले से ही है। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ये रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप के फुफकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था और इस तरीके से आदतन वो जब भी वहाँ से निकलते तो कुएं में एक ढेला फेंकते, वो फुफकारता और उसको सुन लेने से वो फील करना कि एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुफकार सुनने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति यानी आदत जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा और छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। जिस तरीके से एक मृग शावक है और उस मृग शावक के पीछे उसका छोटा मृग शावक चल लेता है, उसी तरीके से मेरा छोटा भाई जो है वो मेरे पीछे हो लेता है और इस तरीके से आदतन वो कुएं में ढेले फेंकने जाते हैं। जो कि अभी वो घर से काम लेकर निकले हैं, उन्हें चिट्ठी जो है डाक खाने तक ले जानी है क्योंकि बहुत ज़रूरी चिट्ठी है, भाई साहब ने ऐसा कहा है। लेकिन रास्ते में वो कुआं मिलता है, वो वहाँ पर उसमें ढेला फेंकना और फिर सांप की फुफकार सुनने के लिए रुक जाते हैं आदतन। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। कुएं के किनारे से एक ढेला उन्होंने उठाया वहां पर पहुंचकर और फिर उछलकर एक हाथ से टोपी उतारी और टोपी उतारते हुए उन्होंने सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी और जैसे ही उन्होंने ढेला फेंका उनके ऊपर बिजली सी गिर पड़ी, यानी एक मुसीबत सी आ गई। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक मुझे याद नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में जाकर गिरी और टोपी के उतारने के साथ ही ढेला फेंकने के कारण ऐसा जोर लगा कि टोपी की सारी चिट्ठियां उड़ के जो है वो उसी कुएं में जाकर गिर जाती हैं। और उस पर भाई साहब का जो डर है वो तो हम पहले ही देख चुके हैं और उसी डर की वजह से चिट्ठियों का कुएं में गिर जाना उनको कितना डरा देता है ये अभी हमें आगे इस चैप्टर में पता लगेगा। अकस्मात यानी एकदम से, जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वह चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। जिस तरीके से जंगल में घास चरता हुआ एक हिरन होता है, गोली की आवाज़ सुनते ही उस पर उस आघात को सुनते ही जिस तरीके से उसकी आत्मा तड़प कर निकल जाती है, उसी भांति मेरे साथ हुआ। जैसे ही टोपी निकली और उससे चिट्ठियाँ नीचे गिरी, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, यानी जैसे ही वो गिरी और ये महसूस किया कि ये गिरना बहुत बड़ा नुकसान होगा, उन्होंने झपट्टा मारने की भी, झपट्टा यानी झटके से हाथ करना जिससे कि पकड़ में आ जाए। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। पहुंच से बाहर यानी कि वो तो कागज थे, वो तो जैसे ही गिरी वो तो नीचे जाके पहुंची। अब वो मेरी पहुंच से बाहर हो चुकी थी, अब वो हाथ देने से, झटका देने से हाथ में नहीं आने वाली थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता और इस झटके में चिट्ठियों को पकड़ने की कोशिश में मैं ऐसा उसमें खो गया या परेशान हो गया घबराहट में कि उस झटके में मैं भी कुएं में गिर सकता था, ये भी हो सकता था। उस वक्त कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। कुएं के चारों ओर जो जगह है उस पाट पर बैठकर वो दोनों रो रहे थे। छोटा भाई ढाड़े मतलब दहाड़े मारकर यानी जोर जोर से चिल्ला रहा था और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। छोटा भाई तो चिल्लाकर रो रहा है और वो अपने आंखों में आंसू भरे हुए बैठा हुआ है।
पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। हम सभी ने देखा कि पतीले में अगर पानी हो, वो उबल रहा है, तो उस पर पड़ा ढक्कन भी जो उफान के साथ ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी जो है बाहर टपक जाता है। वही हाल इन लोगों का भी हुआ कि उफान आने पर एकदम से वो उनकी जो हालत हुई है यहाँ पर, वो हालत देखी जा सकती है बड़े आराम से। चिट्ठियाँ कितनी ज़रूरी थी ये बात पहले ही भाई साहब बता चुके थे, और उसके साथ ये हादसा और ऊपर से समय की कमी। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का जो उफान आता था, पलकों के ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों यानी कि गालों पर आंसू ढुलक ही जाते थे और इस तरीके से निराश हो गए। पिटने का डर उनको खाए जा रहा था, परेशानी, उद्वेग, ये सब, रोने का उफान आना, बार बार रह रह कर रोना, पलकों से ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करना और पलकों को भींचकर अपने भीतरी भावों को बाहर आने से रोकने की कोशिश करना, पर फिर भी कपोलों पर यानी गालों पर आंसू ढुलक ही आते थे। माँ की गोद की अब याद आ रही थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि मिट्टी डाल आए, कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। तो अब एक प्लान उनके दिमाग में ये आता है कि कुएं में मिट्टी डाल दे और उसके बाद ये बोल दिया जाए कि चिट्ठी जो है हम डाकखाने में डाल आए हैं। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था, पर उम्र इतनी थी कि शैतानियाँ तो आती थी पर झूठ बोलना वो नहीं जानते थे। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। जिस तरीके से रुई की धुनाई होती है पीट पीट कर, उसी तरीके की पिटाई को इमेजिन करके वो रो रहे थे, निराश हो गए थे और परेशान थे। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप रहा था। सच बोलकर पिटने के भावी यानी कि भविष्य में होने वाले भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जो जिम्मेदारी है उसके बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। और इस तरीके से चिट्ठियों के गिर जाने से जो भी नुकसान थे और जो भी कलेश थे, जो भी परेशानी थी, जो भी समस्याएं थी, वो सारे चीज़ें सोच सोच कर वो परेशान हो रहा था, रो रहा था, सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए और ऐसा होते होते 15 मिनट हो चुके कि वो दोनों भाई बैठकर रो रहे हैं, परेशान हैं, निराश हैं। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, ऐसा मन करता था कि कहीं भाग जाए, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार, दुधारी यानी कि दो धारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। यानी कुछ भी करता नुकसान होने थे, पिटने का डर, भय, सब कुछ उसको परेशान कर रहा था। तो ये एक दो धारी तलवार की तरह उस पर लग रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। यानी कि जब आप कोई पक्का इरादा कर लो तो उसके बाद जो भी दुविधा होती है, जो भी समस्या होती है, उसकी बेड़ियां कट जाती हैं। कहने का अर्थ है कि अब उसने निश्चय कर लिया था कि उसे क्या करना है और उसकी वजह से वो दुविधा, वो कंफ्यूज होने की जो बेड़ियां हैं वो कट गई। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया और उन्होंने ये ठान ली कि वो कुएं में जाएंगे और चिट्ठियों को निकाल कर लाएंगे। कितना भयंकर निर्णय था। भयंकर निर्णय क्यों था? क्योंकि उसमें वो सांप था जिसको उन्होंने 2 महीने से परेशान किया था, जिसको उन्होंने ढेले मार मार कर उसके गुस्से के बाद जो उसकी फुफकारने की आवाज़ थी, जिसके उन्होंने इतने दिन से कहे लगाए थे, वो सारा डर जो है वो भयंकर निर्णय बता रहा था इसे। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, पर उसने ठान ली थी चाहे जान चली जाए लेकिन वो चिट्ठियाँ इसी तरीके से निकाल के लाएगा। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल क्या होता है उसका? उसे फल की क्या चिंता? तो यहाँ पर वो बताते हैं कि व्यक्ति अगर मूर्खता की स्थिति में है या फिर बुद्धिमत्ता की स्थिति में है और वो ठान लेता है कि अब उसे ये काम करना ही है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, पर उसने ठान लिया है कि उसको अब ये काम करना है, तो उसे फल की कोई चिंता नहीं होती। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, यानी कि वो सब तो भगवान के हाथों में है। दूसरी शक्ति यानी भगवान। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर कौन है? विषधर सांप को कहा जाता है। इसके लिए भाई साहब का जो डर था वो सांप से लड़ने को मजबूर कर जाता है और वो सांप से लड़ने को मंजूर करते हैं
भाई साहब से सामना करने की हिम्मत लेकिन उसमें नहीं थी, और उसने ये ठान ली थी कि वो विषधर से भिड़ने को तैयार होगा। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन, आलिंगन यानी गले लगना, गले लगाना, यानी कि अब उसने पासा फेंक दिया था, वो तैयारी कर चुका है। अब उसने ठान लिया है, सोच लिया है कि वो कुएं में जाकर ही चिट्ठियाँ निकाल के लाएगा, और मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म हो, इसकी उसे कोई भी चिंता नहीं थी। पर विश्वास ये था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। पर उसने प्लान किया हुआ था कि वो कैसे जाएगा और फिर डंडे से सांप को पहले मारेगा, फिर चिट्ठियाँ उठा लेगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते, उसी बल पर मैंने कुएं में घुसने की ठान ली, और इस तरीके से दृढ़ निश्चय करके उसने अब कुएं में जाने का विचार कर लिया है। और कैसे वो पहले डंडे से सांप पर वार करेगा, उसके बाद अपनी चिट्ठियाँ उठाएगा, वो प्लान उसने कर लिया। छोटा भाई रोता था, और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यानी कि छोटा भाई रो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो बहुत ही भयंकर निर्णय है, और उसके रिजल्ट्स क्या है ऑलमोस्ट सभी को मालूम होते हैं। तो यहाँ पर भाई के रोने का मतलब ये है कि मुझे मेरी मौत जो है नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से नहीं कहता था, पर वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी हुई थी। किस रूप में? सांप के रूप में। उस पर नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की। नंगा होना पड़ा कैसे? कुएं में कैसे जाएगा? अब इन्होंने जो धोती पहनी है उस धोती को उन्होंने उतारी, जिसके लिए वो बोलते हैं कि मुझे भी और मेरे भाई को भी नंगा होने पड़ा। और अब उस धोती में वो किस तरीके से गांठ मार के कुएं में उतरेंगे, ये सारी चीज़ें वो आगे बताएंगे। कहते हैं कि एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, माँ ने आते वक्त चने दिए थे जिस धोती में बांध कर कि भुजाने हैं, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हो गई। और इस तरीके से उन्होंने इतनी चीज़ें इकट्ठी की जिससे कि वो कुएं में उतर सके। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। और इस तरीके से उन्होंने एक तरीका निकाला कुएं में नीचे तक उतरने के लिए। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रहे, यानी कि अंदर तो वैसे ही बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन यहाँ से जो है अपनी तरफ से कोई धोखे का काम नहीं रहना चाहिए। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। अब धोती के जो एक सिरा है, एक कॉर्नर है, उस पर उन्होंने डंडा बांधा और उसे कुएं में पहले डाल दिया। दूसरे सिर को डेंग, यानी वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का ही था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। यानी पहले उसने उसे डेंग से बांधा और उसके बाद फिर भाई को पकड़ने के लिए कहा। भाई छोटा था, वो इतनी ताकत नहीं लगा सकता था। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैं उसे आश्वासन यानी कि दिलासा दे रहा था कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और भाई के रोने पर वो उनको दिलासा देते हैं कि वो सांप को जाते ही मार देंगे और फिर चिट्ठियाँ लेकर आ जाएंगे। और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था, और उन्होंने भी मन में यही ठान रखा था कि कुएं में जाते ही वो सांप को पहले मारेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई सांपों को मारा हुआ था इस तरीके से। कारण ये था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे हुए थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा, यानी कि कुएं की ज़मीन तक पहुंचने से पहले 4-5 गज जब वो ऊपर ही होगा, तब ध्यान से नीचे देखा, अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग जो है वो पृथ्वी पर था, बाकी आधा अग्रभाग यानी आधा जो आगे का भाग था वो ऊपर उठा हुआ मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था मेरे उतरने की गति से, जो इधर उधर हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। घातक यानी कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के आसन पर और पोज में बैठा हुआ था। जिस तरीके से फन फुलाकर सांप जो है अटैक करते हैं, उस पोजीशन में वो बैठा हुआ था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी।
और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। तो कुएं में उतरने के लिए जो भी उन्होंने अपनी धोतियों को बांधा और उससे एक सिरे पर एक डंडा बांधा और एक डेंग पे बांधा। डेंग जैसा कि हम सभी देखते हैं कुएं के ऊपर इस तरीके से होता है, घिरनी होती है उसमें, वो सेंटर में होती है। अब इसी तरीके से उसमें बांध रखा है और वो कुएं में जा रहा है क्योंकि उसे सेंटर में ही उतरना है। तो बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट कर देता। स्मरण रहे यानी याद रहे, कच्चे कुएं का जो व्यास है वो बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से भी अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। तो ऐसी दशा में जब कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, और वो भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, और जो कि बिल्कुल भी हो नहीं सकता। सांप तो पूरी पोजीशन में था कि वो अटैक करना चाहता है, पर उतरना तो था कुएं के बीच में ही, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का जो निश्चय नहीं किया था, यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा, एक एक इंच। ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता यानी कि फोकस बढ़ता ही जा रहा था। मुझे एक सूझ यानी एक आइडिया आया। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा लिए। जो कुएं की दीवारें हैं, उन दीवारों पर जो है ये पैर इस पर अटका लिए गए, और धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी जो है वो नीचे गिरती है, और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा, और मेरे पैर भी दीवार से हट गए, और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं। और जैसे ही पैर अटकाने पर मिट्टी नीचे गिरी, सांप ने फुफकार मारी, और फिर मेरे पैर जो हैं वो दीवार से हट गए। मिट्टी क्योंकि थोड़ी सी गिरी वहाँ से, तो पैर भी हटे, तो मेरी टांगें जो है कमर से समकोण बनाती हुई नीचे लटकने लगी। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का जो ढंग है वो मालूम हो गया। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से फिर सटाए, और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, यानी नजरें भी मिल गई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षु का मतलब होता है आँख, श्रवा मतलब होता है सुनना, यानी कि सांप को माना जाता है कि वो अपनी आँखों से सुनता है, तो उसे चक्षु श्रवा कहते हैं। तो सांप को चक्षु श्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षु श्रवा हो रहा था, और उस वक्त ऐसे हालात थे कि वो स्वयं को भी चक्षु श्रवा समझने लगे थे, क्योंकि अपनी आँखों से ही वो सब कुछ सुन रहे थे, और आँखों से ही देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। अन्य इंद्रियों ने तो मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति जो है आँखों को दे दी है, और अन्य इंद्रियां जो है डर से भय से, उसने तो ऐसा लग रहा है अपनी सारी ताकत सिर्फ आँखों को दे दी है, और वो वहाँ से अपने काम से हट गए हैं। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस और को आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। कहने का अर्थ है कि लेखक कहते हैं कि जिस तरीके से व्यक्ति जो है सारी ज़िंदगी प्लान करता रहता है कि उसे फ्यूचर में ये करना है वो करना है, उसे प्लान कर सकता है, होना क्या है वो एक अलग चीज़ है, और वो समय के हिसाब से और समय के अनुसार होता है। वैसे ही जिस प्लान के साथ वो कुएं में उतरे थे, वो प्लान जो है बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, और सब कुछ दूसरा ही हो रहा था। ऑन द स्पॉट जो है दिमाग लगाना पड़ रहा था और सब कुछ करना पड़ रहा था। मुझे सांप का जो साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। यानी जब सांप को उन्होंने देखा, आमने सामने हुए, तो उनको जो अपना प्लान है, योजना है, और आशा की जो असंभवता है, यानी कि आशा का ना होना, उसका संभव ना हो पाना प्रतीत हो रहा था। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था।
लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके और सांप को डंडे से दबाया जा सकता था। पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यानी कि सांप को मारने के लिए एक ट्रिक और टेक्निक की ज़रूरत होती है, उसके लिए प्रॉपर एक जगह चाहिए होती है। कुएं में इतनी धरातल पर जगह नहीं थी। और फिर उसके बाद सांप को डंडे से दबाना जो है वो ऐसा करना था जैसे तोप हो और उसके मोहरे पर खड़े हों हम, और फिर वो सीधा हम ही को ही नुकसान पहुंचाए। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलट कर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी हुई थी, और जो दो दो चिट्ठियाँ थी बिल्कुल उसके पास सटी हुई पड़ी थी, और एक मेरी और पड़ी हुई थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने अपने पैतरों पर डटे हुए थे। सांप अपने पैतरों पर डटा हुआ था, और यहाँ पर जो लेखक हैं जो अपने विषय में बता रहे हैं कि वो किस स्थिति में है, तो वो अपने पैतरों पर डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। अचूक यानी जो नहीं चूकता, जो नहीं चूकता। तरल विष जो है वो तुरंत के तुरंत पूरे बॉडी में जो है फैल जाता है, तरल विष। तो वो तरल विष तुरंत के तुरंत मेरे शरीर में पहुंच जाता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वो अगर अपना विष एक बार मुझ में पहुंचा देता तो वो पूरा का पूरा शरीर जो है पूरे शरीर में तुरंत फैल जाता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी नहीं था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, बस एक ही तरीका था, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यानी जो डंडा जिस सिरे पे बांधा था, वो जो नीचे लटक रहा था, उस सिरे से उसके माध्यम से सांप के पास से चिट्ठियां जो है दूसरे कोने में सरकाई जाए। यही एक तरीका था। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा नहीं था, कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 ही मार्ग थे। यानी कि मारना या फिर बिल्कुल ही छेड़खानी नहीं करना, ये 2 ही तरीके थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, यानी कि मारना जो है बिल्कुल भी किसी तरीके से एप्लीकेबल था ही नहीं। बाध्य होकर यानी कि मजबूर होकर मुझे दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, मुझे दूसरे मार्ग को अपनाना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठियों की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा, और जैसे ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा नहीं मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, यानी डर कर वो एकदम से ऊपर हुआ। जैसे ही डंडे के जरिए वो चिट्ठियों को साइड में करने की कोशिश करता है, अपना जो डसने की जो प्रक्रिया है सांप की, वो प्रॉपर उसी तरीके से हुई जितने उससे उम्मीद लगाई जा रही थी। और ऐसा डरा कि वो बिदक कर जो है थोड़ा ऊपर की ओर उछल उठा। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। यानी कि उसने डंक मारा और वो डंक से जो है विष भी निकला, वो डंडे पर दिख रहा था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। यानी सांप जो है अपना जहर फैला सकता है डंक मार के, क्या से क्या कर सकता है, उसका सर्टिफिकेट उसने डंडे पर उस डंक मार कर दिखा दिया था। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। यानी कि उसको तो पहले से ही आइडिया था कि ये सांप क्या कर सकता है, उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की, और वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। यानी पहली बार वो डंडा जो है इस तरीके से अपमानित हुआ था, उसके साथ इतनी ज़्यादा बदसलूकी पहली बार ज़िंदगी में हुई थी। अन्यथा वो इतना काम आता था, वो बहुत इज्जत देता था। जैसा कि लेखक ने पहले ही बताया है कि आज के ज़माने में अगर हाथ में राइफ़ल हो तो उसकी इतनी इज्जत नहीं है जितना पहले हाथ में वो जो बबूल की लकड़ी होती थी या डंडा होता था, वो उसकी इतनी इज्जत थी। तो शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता
फू फू और धमाके में टूट गया। और इस तरीके से छोटे भाई ने जो आवाज़ें सुनी उसके आधार पर उसको ये चीज़ें कंफर्म हो गई कि जैसे कुछ गलत हुआ। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया हूँ। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा, और ये सब महसूस करते ही उसने आइडिया लगा लिया कि कुछ हुआ है और सांप ने ज़रूर डस लिया है, और उससे वो कष्ट उसको हुआ, और विरह का यानी कि भाई के बिछड़ने का ख्याल जो है उसके कोमल हृदय को चोट लगती है, और भ्रातृ स्नेह यानी भाई के प्रेम में कि ताने वालों को चोट लगती है, उसकी चीख निकल पड़ती है। छोटे भाई की आशंका बेजा नहीं थी, बेकार नहीं थी। यानी छोटे भाई की जो आशंका है वो बिल्कुल सही है। कोई और होता तो उसको भी यही आशंका होती, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ और भी बढ़ गया। यानी वो जो कुछ भी हुआ उससे मेरा साहस जो है उस वक्त और बढ़ चुका था। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की मैंने चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया, और डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खिंच गया, और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। यानी जो सांप का पिछला भाग है वो उसके हाथों से छू जाता है, क्योंकि वो डंडे की लपेट में आ जाता है। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी, और यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ईश्वर ने उनके ऊपर कृपा की है, वरना बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए थे। यानी दोनों जिस जिस पोजीशन में थे वो डंडे के कांटेक्ट में आने पर डंडे की मेरी ओर खिंच आने की वजह से सांप और उसका आसन दोनों का बदल गया। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध लिया, और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी, और डंडे को उठाने के लिए जो सांप के पास से उठाना था उसमें भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा हुआ था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, क्योंकि चिट्ठियाँ मैं ले चुका था, पर अपना निशान गंवा चुका था। निशान क्या, उसका डंडा जो है वो वहीं रह गया था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार कर देता, और इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा। और जैसे ही उसने क्योंकि कुआं तो कच्चा था, तो साइड से उसने मिट्टी ली और उसको नीचे गिराया उसके दाईं ओर, और वो सांप जो है अटैक करने के लिए उस तरफ मुड़ जाता है, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते, और अगर बीच में इस तरीके से डंडा नहीं होता तो अब की बार पैरों में दांत जो है लग जाते, जहर फैल जाता, अटैक हो जाता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, काम हो चुका है, डंडा भी ले लिया, चिट्ठियाँ भी ले ली हैं। किस तरीके से ली वो भी डिफाइन किया है यहाँ पर लेखक ने। अब वो बताते हैं कि अब ऊपर चढ़ने का काम जो है वो बिल्कुल कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। 11 साल के थे ये जब की घटना है। अब वो बताते हैं कि वो सिर्फ 15 से 20 फुट जो है पैरों के सहारे हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखते हैं, और इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, कम कम हो सकता है। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, धौंकनी दिल धक धक कर रहा था, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर, ऊपर जैसे ही वो आए एकदम बेहाल। आप सोच सकते हैं कि कितनी मुसीबत से चिट्ठियाँ एक तो मिल गई, ऊपर से सांप से जो सामना हुआ है, कितना ज़्यादा रिलीफ हुआ होगा। थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झूर कर, यानी जो मिट्टी वगैरह लगी है शरीर से वो सब झाड़ कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। और इस तरीके से किशनपुर के वो जो लड़के हैं उसको आगाह कर दिया, बता दिया कि वो घर में इस बात इसके बारे में जो चीज़ है वो कोई घर में बताई ना जाए। तो उस चीज़ को उसने उसको ये जानकारी दे दी।
सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। और ये घटना कब हुई? जब वो 11 साल के थे। और मैट्रिकुलेशन करने में बच्चा जो है 15-16 साल में होता है। तो अप्रोक्स आप देख सकते हैं गैप कितना है। मैट्रिकुलेशन करने के बाद उन्होंने ये पूरी घटना जो है अपनी माँ को सुनाई, सजल नेत्रों से। सजल यानी नेत्रों में आंसुओं के साथ। माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने यानी कि परों या फिर पंखों के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल नहीं थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। यानी जितना ही राइफल के यूज़ से जो है इस शिकार को रोचक बनाया जा सकता था, उससे कहीं ज़्यादा रोचक जो है इस डंडे के जरिए वो जो आप कह सकते हैं ये वाकया जो है रोचक बना। और ये जो बचपन है वो कितना सुंदर बना। तो ये डंडा जो है कितना ज़्यादा अपनी भूमिका निभाता था उस वक्त पे। इसलिए लेखक ने कहा है कि डंडे की जो कीमत है, अगर आज हाथ में राइफल है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, या वो इतना बेहतरीन माहौल नहीं दे सकता जो डंडे से मिलता था। तो इस तरीके से लेखक ने अपनी एक स्मृति को यहाँ पर शेयर किया, इसलिए पाठ का नाम स्मृति है, यानी एक याद है, अपने जीवन काल का एक हिस्सा जो है जिसमें एक वाकया हुआ, और उस वाकये को और अपनी याद को यहाँ पर उन्होंने लेख के रूप में प्रस्तुत किया है, शेयर किया है, और बताया है कि किस तरीके से उन्होंने 11 साल की उम्र में जो नटखट थे, बच्चे थे, नासमझी थी, लेकिन किस तरीके से उन्होंने उस डर से, खौफ से दृढ़ निश्चय किया, और दृढ़ निश्चय करके किस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए उन चिट्ठियों को वापस लाए। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी तरीके से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स यूँ ही मिलती रहें। और क्योंकि चैनल जो है आपको टाइमली लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, समरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड होता रहता है। और इसी तरीके से वीडियो आपको हेल्प कर रही है, आपको मदद कर रही है, चैप्टर आपको समझा रहा है अच्छी तरीके से, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, यूज़फुल लग रही है, तो ज़रूर इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल के साथ